Yes, in earlier classes we studied about money. Now from money we have to see where we can keep money. So basically bank, this one we have to study today about banking structure and classification. सी क्या क्या टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। बैंक के टॉपिक में आपको पढ़ना है बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग हिस्ट्री। इसके साथ हम पढ़ेंगे बैंकिंग क्लासिफिकेशन, बैंकिंग क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री एंड मीनिंग एक साथ कवर होगा, फिर बैंकिंग क्लासिफिकेशन पे आएंगे। नेक्स्ट, यस, बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग क्लासिफिकेशन। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 2020, बैंक नेशनलाइजेशन चैप्टर, बैंक नेशनलाइजेशन चैप्टर, बैंक नेशनलाइजेशन 50 ईयर्स। इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 में चैप्टर गिवन है, चैप्टर 7, बैंक नेशनलाइजेशन 50 ईयर्स, इकोनॉमिक सर्वे 2020। इसको भी हम देखेंगे। ये मेजर आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं इससे जुड़े हुए, लाइक लैंडिंग रेट्स, लैंडिंग रेट्स। ठीक है, हम देखेंगे MCLR मैथोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या है, जो नए अपडेट्स हैं बैंकिंग में, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, इन सब को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, लैंडिंग रेट्स। और एट लास्ट हमें टॉपिक देखना है NPA। तो ये सब टॉपिक हम आगे बैंक के इस टॉपिक में, ये सब टॉपिक हम देखने वाले हैं। बैंकिंग हिस्ट्री एंड मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक इसमें आप समझोगे क्लासिफिकेशन में। इकोनॉमिक सर्वे में बैंक नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा, यहाँ लैंडिंग रेट, एंड एट लास्ट NPA। ये सब टॉपिक हमने आगे आने वाली क्लासेस में करने हैं। इन टॉपिक्स को हम फॉलो करेंगे। Yes, very good afternoon to all of you once again, those who joined late. Okay, अब बैंक के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पहले बैंकिंग हिस्ट्री एंड मीनिंग। बैंक का मीनिंग क्या है और बैंक की हिस्ट्री हम कह रहे हैं, या फिर हम समझे कि नीड बैंकिंग की, यस, नीड बैंकिंग की क्यों जनरेट हुई, इस चीज को हमने फॉलो करना है कि बैंकिंग की नीड क्यों जनरेट हुई। तो हम इसको इस वे से देख सकते हैं। हम जनरली समझ रहे हैं कि एक हाउस होल्ड्स हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिजनेस फर्म्स। अब हाउस होल्ड्स क्या ऑफर कर सकते हैं बिजनेस फर्म्स के लिए, हम इसको समझ रहे हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं वो लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, हम ये इन्हें हम बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये ऑफर कर सकते हैं। और जो बिजनेस फर्म्स हैं वो लैंड के बदले दे सकती है रेंट, लेबर को वेज, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और रहेगा कि इन्होंने रेंट देना है। ठीक है, किस चीज में रेंट दिया जाए, तो बीच में क्या कंसेप्ट आ जाएगा आपका, मनी का। ठीक है, रेंट अगर पे करना है किसी कंपनी ने, मान लो एक कंपनी इंडिया में आई और उस कंपनी ने कहीं पे लैंड एक्विजिशन किया या फिर लैंड रेंट पे लिया, और बदले में उसे ओनर को, जो वहां पे उस लैंड के ओनर है, उन्हें रेंट पे करना है, तो रेंट किस में पे करेंगे, मनी में पे करेंगे। ठीक है, लेबर को अगर सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, किस में देंगे, मनी में। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड, कैपिटल। कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, बदले में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी किस रूप में मिलेगा, मनी के रूप में मिलेगा। अब मनी तो सारी जगह यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ये मनी को जनरेट कौन करेगा, कहाँ से मनी जनरेट होगी, तो मनी को परमिशन तो आपको बताया गया है, जैसे मनी के टॉपिक में फिएट मनी हमने देखा है। ठीक है, लीगल टेंडर।
तो परमिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी मनी को प्रिंट करने की, कि इंडिया में कौन सा मनी चलेगा, कितने का नोट नया आएगा, लेकिन ये सब किसके थ्रू होगा, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगा। ठीक है, आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के टाइप में, तो वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो यहाँ इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हो सकता है ये रेंट सीधा यहाँ बैंक में डिपॉजिट करा दे इस लैंड ओनर के अकाउंट में, ये हो सकता है सैलरी सीधी बैंक में यहाँ डिपॉजिट करा दें, हो सकता है इंटरेस्ट सीधा इनके अकाउंट में यहाँ पे आ जाए। तो ये हम पूरा पैटर्न देख रहे हैं कि बीच में हमें नीड होगी इस बैंकिंग सिस्टम की, इसे हम क्या कह सकते हैं। अब ये एक बैंकिंग सिस्टम भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकता है। अब क्या मीनिंग है इसका, तो इसे हम देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है, जो इन बिटवीन ये आ रहा है इसे हम कह रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या हो सकते हैं, या तो ये बैंक हो सकते हैं, ठीक है, या ये हो सकते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, एनबीएफसी हो सकते हैं। अब ये तो फॉर्मल लैंडिंग होगी। थर्ड थर्ड हम इसको सिंपली समझ सकते हैं, ये कोई भी इंडिविजुअल, लाइक हमने ये समझ लिया जिन्हें हम इंडिविजुअल बैंकर्स कहते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअल बैंकर्स। अब इंडिविजुअल बैंकर्स भी हो सकते हैं ये सिर्फ बैंक, और या ये एनबीएफसी जो कुछ काम बैंक वाले कर रहे हैं ये भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन है उसको ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बैकबोन का एक काम करेंगे। किस वजह से, हम सिंपली समझते चलते हैं। पहले हमने देख लिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के 3 टाइप, बैंक, एनबीएफसी एंड इंडिविजुअल बैंकर्स। अब जो ये 3 टाइप्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें थ्योरी देखनी है, क्योंकि फर्स्ट हमारा टॉपिक है बैंक। तो बैंक कैसे इन्वॉल्व हुए, इस थ्योरी की तरफ हम जाते हैं। तो बैंक के इन्वॉल्विंग के पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी थ्योरीज इसे सपोर्ट कर रही हैं। इन थ्योरीज को हम फॉलो करते हैं, क्या थ्योरीज हैं और किस वे से इसे सपोर्ट कर रही हैं। सबसे पहले जब हम बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग की थ्योरीज में हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंग अलग वे से इसे डिफाइन किया और अलग से इन्होंने थ्योरीज रखी। जैसे सबसे पहले हम बात करें बैंकिंग थ्योरीज में, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक एक एग्जांपल हम देखेंगे इटली से, इटालियन थ्योरी, या हम इसे रोमन थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि इनकी थ्योरी क्या कह रही है, कैसे बैंकिंग स्ट्रक्चर आया। एक हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ग्रीस की थ्योरी से। ठीक है, ग्रीस देश की थ्योरी क्या कह रही है, कैसे ये स्ट्रक्चर आया। ठीक है, यहाँ से भी हम इसे देख लेंगे। थर्ड थर्ड हम देखेंगे इसे ब्रिटिश थ्योरी क्या कह रही है, किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, तो हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश थ्योरी की हम बात कर रहे हैं या ग्रीस थ्योरी की। और इसके अलावा हम देखते चलें तो एट लास्ट हम देखेंगे इंडियन थ्योरी भी, कि इंडियन थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब सबसे पहले जब हम इटालियन थ्योरी या ग्रीस थ्योरी की तरफ देखेंगे, क्योंकि इन थ्योरी में कहीं ना कहीं बैंक वर्ड का मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे इटालियन थ्योरी की मैं बात करूं या ग्रीस थ्योरी की, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ बैंका। ठीक है, बैंका वर्ड यूज हो रहा है, या फिर ग्रीस की थ्योरी में एक वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं बैंको। ठीक है, तो हम इसे सिंपली समझ सकते हैं कि बैंकिंग कैसे इन्वॉल्व हुई, इस चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ एक वर्ड हम देख रहे हैं बैंका। ठीक है, इस तरह से यहाँ ग्रीस की थ्योरी में भी, ग्रीस की थ्योरी में आप लैंग्वेज का नेम लिख लेंगे किस लैंग्वेज का ये वर्ड है, तो समझने के लिए हम इसको देखते हैं हेलिन लैंग्वेज। हेलिन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलिन लैंग्वेज को जब हम डिस्कस करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है जो कि बैंक का मीनिंग ही एक्सप्लेन करेगा। जैसे बैंक का, बैंको, ये मल्टीपल एग्जांपल हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बैंक का और बैंक को हम 2 एग्जांपल देख सकते हैं, बाद में इंग्लिश का बैंक वर्ड बनेगा। अब इस थ्योरी में कहा क्या गया है, इन थ्योरीज में ये कहा गया, इटालियन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, या फिर रोमन थ्योरी,
क्योंकि ये दोनों यूरोप से हैं तो हम इन्हें एक साथ भी पढ़ सकते हैं इन सब थ्योरीज को, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज है। लेकिन इटालियन थ्योरी और जो रोमन थ्योरी है वो क्या कह रही है, इन थ्योरीज ने ये बताया कि रोम के किंग का नेम देखते हैं जूलियस सीजर। इन्होंने एक विचार दिया कि पहले सब लोग अपने पैसे रखते थे मंदिरों में, ठीक है, मंदिरों में पैसे रख रहे थे, राम मंदिर में नहीं, ये तो फिर से मंदिर बना दिया आप कहोगे, तो मंदिरों में सब लोग पैसे रख रहे थे ये सोच के कि देवताओं के सामने ये पैसा रखा हुआ पैसा सुरक्षित है, ये सोच के सब मंदिरों में पैसे रख आते थे। लेकिन इन बिटवीन हुआ क्या, जब मंदिरों में पैसे रख रहे हैं तो इन्हें लगा कल को इन्वेडर्स आएंगे, सबसे पहले मंदिरों पे हमला करेंगे और मंदिर तोड़ देंगे, तो और इसके साथ जो धन संपत्ति यहाँ रखी हुई है उसे भी लूट लेंगे। तो इन्हें लगा कि मंदिरों में पैसा नहीं रखना चाहिए, इस पैसे को कहाँ रखना चाहिए, इस पैसे को उन्होंने कहा कि अलग से एक इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस हो, वहां ये पैसा रख दो, बस लोगों का विश्वास बनाने के लिए एक छोटी सी मूर्ति भी यहाँ रख देंगे, तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो ये पहला सिस्टम था कि मंदिर को ये यूज करने लगे, देवताओं के मंदिर को सिर्फ वर्शिपिंग के लिए, और इस पैसे को ट्रांसफर इन्होंने यहाँ पे किया। तो इस वजह से कहा आगे जाके इन्होंने रूप ले लिया किसका, बैंकों का रूप ले लिया। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पुजारी सबसे पहले बैंकर थे और ये कुछ पैसे को अपने पास रखते थे, कुछ को ये आगे दान दक्षिणा में देते थे, कुछ को लोन की तरह भी देते थे, तो मंदिरों से पहला बैंकिंग स्ट्रक्चर चलता होगा, तो इस वजह से एक्सप्लेन किया। लेकिन जूलियस सीजर ने इसको अलग किया कि मंदिर का काम अलग और बैंक का काम अलग। तो यहाँ पे हम इस वजह से देख रहे हैं कि ये बैंकिंग स्ट्रक्चर बनेगा, पर ये लैंग्वेज का और वर्ड्स का सब खेल तो है ही। बैंकों और बैंका की हम बात कर रहे हैं कि बैंकों का क्या, ये बैंकों और बैंक का ये दो वर्ड हैं जिनसे रिलेट करते हैं कि इंग्लिश का ये बैंक वर्ड बने, ठीक है। एक वर्ड हम देख रहे हैं इटालियन, एक वर्ड ग्रीस। अब ब्रिटिश थ्योरी क्या कहती है, यस ब्रिटिश थ्योरी क्या कह रही है, ब्रिटिश थ्योरी ये कह रही है कि उनका ये मानना है जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे ये दुनिया भर में घूमने गए और वहां से इन लोगों ने सोना इकट्ठा कर लिया, गोल्ड इकट्ठा किया, इस गोल्ड को गिरवी रख दिया, प्लेज की तरह रख दिया गोल्ड स्मिथ सुनार के पास, और इन लोगों ने यानी इन सुनारों ने आगे पैसा दे दिया किसी को लोन के फॉर्म में, ठीक है। अब बदले में इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट को ये शेयर करेंगे किसके साथ, जो ये ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी ये शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के गोल्ड को आगे इन्होंने लोन के फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर उन गोल्ड से मिलने वाले रेवेन्यू को इन्होंने लोन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये इंटरेस्ट शेयर होगा गोल्ड स्मिथ और ब्रिटिश ट्रेडर्स में, और यही गोल्ड स्मिथ आगे जाके बड़े बड़े बैंकों की नींव रख देंगे। तो ये भी एक थ्योरी है। अब इंडियन थ्योरी और जनरल वे से हम समझते हैं वो क्या कहती है, कि इंडियन थ्योरी क्या कहेगी इस चीज में हम समझते हैं। इस थ्योरी में सिंपली हम एक पॉइंट ये देखेंगे कि इंडियन, am I audible and visible? Yes, can you hear me, can you see me? नहीं, कल वाला टाइम नहीं हुआ है एक्चुअली, आज तो ये मौसम ही ऐसा है आप देख रहे हो, ठीक है, इस वजह से भी नेटवर्क में गड़बड़ रह सकता है। ठीक है, हमने देख लिया। अब इंडियन थ्योरी की हम बात करें, इंडियन थ्योरी को हम कैसे समझें, इसको आप सिंपली इस वे से देख सकते हो कि इंडियन थ्योरी में ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं एक पर्सन है सेठ बाबूलाल। अब सेठ बाबूलाल नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि ये सेठ है और ये फंड सरप्लस पार्टी है, इसके पास बढ़िया पैसा है, ठीक है। और एक पर्सन है इनके पास पैसे लेने आए राजू। अब राजू इनके पास पैसे लेने के लिए आए, इसको बना देते हैं फंड डेफिसिट पार्टी। डेफिसिट वर्ड जहां भी आए इसको घाटा या कमी समझ लेना, ठीक है, ये फंड डेफिसिट पार्टी है। अब इसके पास पैसे की कमी है और इसके पास सरप्लस पैसा है। अब राजू पैसे लेने के लिए आया है किसके पास, सेठ बाबूलाल के पास, ठीक है।
राजू पैसे लेने के लिए आया है सेठ बाबूलाल के पास। तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि क्या चेंजेस यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजू जब ये सेठ बाबूलाल के पास पैसे लेने के लिए जा रहा है, बाबूलाल को थोड़ा सा इशू है। बाबूलाल कह रहे हैं कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? ये कह रहा है हाँ बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, बाबूलाल को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्रस्ट का इशू उसे लग रहा है। सेकेंडली बाबूलाल को ये भी लग रहा है कि अगर पैसे मेरे पास पड़े हैं तो चोरी भी हो सकती है, सेफ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो ये से आंसर नहीं करता राजू को। इसी बिटवीन हम देख रहे हैं कि एक और पर्सन आ जाता है, इसका नेम है श्याम। ये भी आ जाता है। अब राजू ने श्याम को भी बता दिया कि वो सेठ है, वो पैसे दे देगा, कचरा सेठ की तरह, इसके पास चलते हैं। अब ये श्याम भी जाएगा सेठ बाबूलाल के पास पैसे लेने। तो ये कहेगा कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो सेठ बाबूलाल कहेंगे तुम कब वापस करोगे? ये कह रहे किसी शाम को तो कर ही दूंगा, मेरा तो नाम ही श्याम है। तो सेठ बाबूलाल परेशान कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं? पैसे ना दूं तो घर में दिक्कत, चोरी हो जाए, हेरा फेरी हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी क्या है, जो पैसे इनके पास पड़े हैं उसकी भी दिक्कत उसे। और पैसे दे तो इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, ना राजू पे ना श्याम पे, कि ये वापस करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ये बहुत परेशान सा चल रहा था। इनकी परेशानी को सोल्व कर देते हैं। बीच में हम एक सिस्टम ले आते हैं। ठीक है, एक सिस्टम ले आते हैं। इस सिस्टम को हम कह रहे हैं बैंक। ठीक है, बैंक बीच में ले आते हैं। अब जब बैंक आ गए, बैंक ने दोनों की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। कैसे? बैंक ने ये कहा सेठ बाबूलाल को, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? बोला मेरे पैसे की ना सिक्योरिटी नहीं है। बोले बस ठीक है, मेरे पास पैसा रखो, पूरा सिक्योर्ड है। अगर बैंक की ब्रांच में भी लूट हो रही है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में तो पड़ा ही है। ठीक है, आप किसी और एटीएम से जाके आप कैश करा सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा अकाउंट है सिक्योर्ड। ठीक है, तो बाबूलाल खुश हो गया, यस पहली टेंशन खत्म। अब दूसरा इसको क्या इशू? अब ये कह रहे मेरा पैसा मैं घर पे रखता था तो उसका बेनिफिट है, या फिर मैं बैंक में रखूं, मेरे को अलग से क्या बेनिफिट मिलेगा? ये कह रहे घर पे पैसा रखने से बढ़ेगा नहीं अपने आप, ये कोई तेरे नाम का मोर पंख थोड़े ही है, घर पे रखा हो और अब बुक में रखो डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? बोले बैंक के साथ पैसे रखो, बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये और खुश हो जाएगा, वाह इंटरेस्ट भी मिलेगा, मजे हो गए। अब यानी इस पर्सन को हम देख रहे हैं, इसको एक लाइन समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बैंक पे इसका ट्रस्ट हो रहा है और ट्रस्ट के बदले इसे इंटरेस्ट मिल रहा है। एक लाइन याद रख लेना, ट्रस्ट के बदले इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको ट्रस्ट हो गया बैंकिंग सिस्टम पे, तो इसको ट्रस्ट के बदले मिल गया इंटरेस्ट। अब तीसरी इसकी दिक्कत क्या थी? तीसरी इसको दिक्कत ये थी, सिक्योरिटी तो चलो ठीक है, चोरी डकैती घर पे रखता, कभी भी चोरी हो सकता था, कोई हेरा फेरी हो सकती थी, राजू शामी चक्कर मारते रहते हैं इसके घर। ठीक है, और इंटरेस्ट की बात, यानी घर पे रखने से पैसा अपने आप बढ़ना भी नहीं था, तो ये भी इससे फायदा हो गया। अब तीसरा इसे क्या बेनिफिट दिखेगा? इसे ये भी समझ आ गया कि ये पैसा जो घर पे रखता था तो खर्चा ज्यादा हो जाता था, घर वाले कहेंगे अब ये चीज भी ले लो और ये भी, इस तरह से खर्च हो जाएगा ज्यादा। यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर भी लिमिट में होगा। ठीक है, जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा ये उतना लेने जाएगा बैंक से। और सेविंग अकाउंट मान लो इसने ओपन करा रखा है, तो फिर इसका ये एक्सपेंडिचर भी कुछ हद तक लिमिटेड हो जाएगा। यानी इसकी तीनों प्रॉब्लम होगी सोल्व। इसको तो मिल गया पीस ऑफ माइंड, ये देखो कितना खुश हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सेकंड, राजू और श्याम, इनका केस देखते हैं, इनका क्या बना। अब राजू और श्याम जो हैं ये दोनों भी बैंक के पास चले गए। ठीक है, ये गए हैं, हमने कोई चिटफंड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, नई नई कंपनी खोली है अनुराधा जी ने, तो पैसे इन्वेस्ट करा दो, तो थोड़े पैसे हमें चाहिए। बैंक ने पहले तो देखा गड़बड़ लग रहे हैं ये, फिर इन्होंने कहा नहीं हम कोई और बिजनेस कर लेंगे, शॉप वगैरह, कुछ कागज इन्होंने बाबूलाल के इधर उधर दिखा के और लोन लेने की कोशिश की। समहाउ इनको लोन मिल गया, यानी इनको तो लोन मिल गया। ठीक है, और सेठ बाबूलाल का पैसा भी इस बैंक में है, यानी दोनों के लिए अच्छा होगा। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के एंगल से आप देखो कि जो पैसे घर पे या आइडल मनी पड़े थे उनके बदले में इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो सिक्योर्ड भी हो गए और आगे किसी जरूरतमंद के लिए चले भी गए। यानी राजू और श्याम को भी लोन मिल गया, अगर इनके कागज वगैरह पूरे थे और सब कुछ बैंक को जेन्युइन लग रहा था। तो ये सिस्टम है पूरा बैंकिंग का, इसलिए बैंक की नीड है,
क्योंकि इसलिए बैंक को आप कह सकते हो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि ये आगे लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर से ये पैसा यहाँ सिक्योर्ड भी रख रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बैंक में पैसा रखने का फॉर्मलाइज सिस्टम आ जाता है। अब सेठ बाबूलाल को अगर कोई भड़का देता है, चलो ऐसे ना करो, एक काम करो, आप ना गांव में किसी और बड़े सेठ के पास पैसे रखाओ, ठीक है, किसी इंडिविजुअल बैंकर के पास रखाओ। अब उसमें क्या दिक्कत थी बैंक के मुकाबले, इंडिविजुअल बैंकर के ऊपर हम इसके ऊपर देखते हैं किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, इंडिविजुअल बैंकर के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। वो इनके बारे में सही कहते हैं ना, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन अदर देन देयर ओन वाइफ, ठीक है, इनकी बीवी को छोड़कर इनका किसी के ऊपर कंट्रोल, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जबकि बैंक के ऊपर कंट्रोल तो किसका है, सारे बैंकों के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है। तो यानी कल को अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर हमने देखा है बजट में भी निर्मला सीतारमन मैम 5 लाख का तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस भी है, जो अब तक 1 लाख था ये सब, और ये इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर कर सकता है। एक बात याद रखना, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही इंटरेस्ट मिलता है हमेशा। तो हो सकता है, और जो कि है भी, ये बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है, पर पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, या तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये गायब हो गए तो सब कुछ गायब। बैंक रातों रात गायब नहीं होगा, ना ही सरकार उसे गायब होने देगी। सरकार उसको बचाने के लिए रहेगी, या उसको कहीं मर्ज करवा देगी, या उसको सुधार देगी, उस पर फाइन लगवा देगी, मैनेजमेंट चेंज करवा देगी, क्योंकि सरकारों का काम, आरबीआई का काम यही है, बैंकिंग व्यवस्था इनको बचा के रखेंगे। और लेकिन इंडिविजुअल बैंकर कोई एक एक अलग से भाग रहा है, तो उसके केस में कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमें ये समझ आया, बैंकों के साथ सिक्योरिटी भी है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी लिमिट हो रहा है, और सेकेंडली जो जरूरतमंद है उन्हें लोन भी मिल रहा है। आज मान लो इन लोगों को लोन मिल गया है, बैंकिंग से जुड़ गए, कल को ये कोई पॉलिसी भी ले सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कल को ये इंश्योरेंस वगैरह करवा के भी घूमे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब इसमें कुछ एक टर्म्स हैं, उनका एक बार आप मीनिंग देख लो, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। जो भी पार्टी पैसे देती है, जैसे मैं इस चीज को समझूं, जो सेठ बाबूलाल हैं, मान लो इनसे पैसे लेने जब शाम आया था, इन्होंने अगर पैसे दे दिए होते, तो सेठ बाबूलाल पैसे दे रहे हैं, शाम क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये तो एक कस्टमर है, ये इनसे पैसे लेने के लिए आया। जो पार्टी पैसे दे रही है उसको हम क्या कहें, ठीक है, क्योंकि बाद में इसी के मीनिंग से हम क्या समझेंगे, बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप भी हम समझेंगे। तो इसको हम क्या कहें, मेरा क्वेश्चन ये है, सेठ बाबूलाल जो पैसे दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, और जो पार्टी पैसे ले रही है उसे हम क्या कहेंगे। यस, बताओ इसके लिए। देखो 2-3 वर्ड है, आप कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो फंड सरप्लस पार्टी थी, इसके पास थे ज्यादा पैसे, ये फंड डेफिसिट पार्टी, इसके पास कमी थी, तो ये पैसे लेने गए, ठीक है। यस, बोरोवर किसे कहेंगे, लेंडर किसे कहेंगे, क्रेडिटर, डेटर, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। यस, बिल्कुल, जो पैसे दे रहा है उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर, ठीक है, और जो पैसे ले रहा है उसको कहेंगे डेटर, ठीक है। ये आज पैसे लेके जा रहा है, इसने इसको पैसे दिए हैं, ठीक है, इतने पैसे इन्होंने दिए हैं। आपको आज कोई पैसे सेंड करे ऑनलाइन, क्या लिखा आता है मैसेज, दिस मच अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और पैसे कट जाएं तो फिर क्या लिखा आता है, दिस मच अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर कार्ड दिस एंड दिस, ठीक है। तो जहां पैसे, जो पैसे दे रहे हैं तो क्रेडिटर, ठीक है, जो पैसे ले रहे हैं, अब ये लोन की तरह ले रहा है, इसलिए यहाँ डेटर लिखा हुआ है। इसी को आप ये भी कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो लेंडर, द वन हु लेंड्स द मनी, जो पैसे देता है, और जिसको दिए, जो अभी लेके जा रहा है, बोरोवर, इसने बोरो किया है मनी को, बाद में इसे वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये समझेंगे इस केस में क्रेडिटर, लेंडर, डेटर, बोरोवर। अब इसी को बैंक से जोड़ लो, बाबूलाल को बैंक से रिप्लेस कर दो। तो कोई कस्टमर अगर बैंक से लोन लेने के लिए गया था, ठीक है, लोन लेने गया था कोई कस्टमर बैंक से, तो उस केस में बैंक लेंडर है या क्रेडिटर, दोनों है,
और कस्टमर क्या है, डेटर भी है और बोरोवर भी है। डेटर या बोरोवर आप कह सकते हो कस्टमर को। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट? यस, इस केस में लेंडर बाबूलाल है और बोरोवर शामिया राजू है। ठीक है, तो ये आपने जनरल देखा है। हाँ, जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हो तो कहानी बदल जाती है। ठीक है, आप बैंक में पैसे रखने के लिए गए हो, अब बैंक में पैसे रखने के लिए कस्टमर गया। ठीक है, ये पैसे रखने के लिए गया, लेट से किस तरह से सेविंग अकाउंट की तरह रखने गया, अपनी सेविंग रखने चला गया बैंक में अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं, ये अपनी सेविंग्स बैंक के पास रखने जा रहे हैं। सेविंग किसकी है बताओ, इस केस में क्रेडिटर किसको कहेंगे बताओ? यस, क्रेडिटर कौन होगा यहाँ पे? सेविंग अकाउंट के केस में क्रेडिटर कौन होगा बताओ? कस्टमर होगा या बैंक होगा? कस्टमर ही होगा। ठीक है, क्यों? अब की बार पैसे कहां से कहां जा रहे हैं, डायरेक्शन देखो। पैसे ये रखने गए बैंक के पास, ये क्रेडिटर है या ये लेंडर है? और बैंक के इस केस में क्या है, सेविंग अकाउंट, यानी डिपॉजिट के केस में आप ऐसे समझ लेना, जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हो उस केस में बैंक क्या है, डेटर या बोरोवर। ठीक है, बदले में बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर सेविंग अकाउंट है तो। ठीक है, तो इस केस में बैंक ये है, और लोन लेने गया तो कहानी थी अलग। ठीक है, समझ में आया है क्या कहानी चल रही है कैसे? यस, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को इसमें? ठीक है, कि किस वे से हम इसे देख रहे हैं? तो ये क्लियर हुआ यहाँ डेटर क्रेडिटर लेंडर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब जब हम बैंकिंग को हम समझ रहे हैं, हमें इसे दो एंगल से देखना है। डिटेल में तो इसके सेक्शंस को हम फॉलो करेंगे आरबीआई के टॉपिक के साथ, पर जब भी मैं बैंक की बात करूं, बैंक के ना दो ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं। ठीक है, टू ट्रेडिशनल फंक्शंस। पहला ट्रेडिशनल फंक्शन बैंक का क्या है, फर्स्ट फंक्शन आप देख रहे हैं, बैंक का एक पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा पूंजियों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, और दूसरा मेन फंक्शन है इसका गिविंग लोन। ठीक है, ऋण देना। तो ये तो दो हो गए बैंक के मेन ट्रेडिशनल फंक्शन जो इसे करने ही हैं। ठीक है, अदर देन दिस बैंक और फंक्शन भी करता है। बाकी फंक्शन क्या होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, और बैंक का एश्योरेंस कर रहा है, यानी बैंक के प्रीमाइसेस से इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑफर कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी देने दे रहा है बैंक के खुद की ब्रांच से। ठीक है, बैंक का एश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसने। ठीक है, ये जो आपके जनधन खाते हैं अब तो उसमें भी ओवरड्राफ्ट अलाउड है, इससे पहले करंट अकाउंट में अलाउड थी। ठीक है, लॉकर प्रोवाइड कर दिया गहने वगैरह रखने के लिए। ठीक है, लॉकर प्रोवाइड कर दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी। तो ये सब कुछ हम देखते जा रहे हैं, ये इसके अदर फंक्शन में है। ट्रेडिशनल दो फंक्शन सबसे बड़े, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड गिविंग लोन। अदर देन दिस जो फंक्शन है वो सब फंक्शन आपके कहाँ, यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये कोई बिल पे करने के लिए फीस चार्ज कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज देना, उसे एक्टिवेट करना, सब इधर आ जाएगा आपका, वो सब यहाँ अदर फंक्शन में रहेगा। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, वो भी आप देख रहे हो, वो सब आपके इधर आ जाएंगे। तो ट्रेडिशनल फंक्शन क्या, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड गिविंग लोन। अदर देन दिस आपके अदर फंक्शन में आ जाएंगे। तो ये भी आपको देखना है बैंकिंग के साथ। ठीक है, अब एक बार फिर से इस चीज को देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि कहाँ से बैंकिंग की जरूरत हुई थी, जब हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल रेंट वेज इंटरेस्ट, तो मनी की जरूरत होगी। मनी, तो मनी कहाँ से जनरेट, मनी को अलाउ करेगी गवर्नमेंट, जनरेट होगी बैंकिंग सिस्टम से। अब और किस वे से ये एक्ट कर सकते हैं, कौन कौन बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, एनबीएफसी और इंडिविजुअल बैंकर। अब बैंक की क्या क्या थ्योरीज, इटालियन थ्योरी अलग है, ग्रीस थ्योरी है, ब्रिटिश थ्योरी, इंडियन थ्योरी। तो ये सब हम देखते चल रहे हैं कैसे कैसे ये मीनिंग एक्सप्लेन किया।
कैसे मंदिरों से बैंकों में हम ये देख रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि इंडिविजुअल बैंकर का केस। इंडिविजुअल बैंकर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा सेठ बाबूलाल और राजू से जुड़ा हुआ केस, ठीक है, कि कैसे उसे ट्रस्ट नहीं था इन सब बोरोवर्स पे, और बैंक ने आके कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग और इजी कर दी। और बैंक के साथ हमने देखा ट्रस्ट के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि बैंक के ऊपर ट्रस्ट था, पैसे वहां रखे तो बदले में इंटरेस्ट भी मिला, और एक्सपेंडिचर की लिमिट और ये सब बेनिफिट। और इनको क्या बेनिफिट हुआ, लोन, ठीक है, इन्हें लोन मिल गया, ये बेनिफिट हुआ। फिर हमने देखा कस्टमर और बैंक की रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, इसे हम देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम बैंक के दो मेन फंक्शन, अभी मैंने कोई भी डेफिनेशन नहीं बताई है, क्योंकि अगर बैंक की प्रॉपर डेफिनेशन टेक्निकल वो हमें पढ़नी है अभी बैंक नेशनलाइजेशन में या फिर आरबीआई के साथ भी, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B एंड 5C, उसमें हम प्रॉपर बैंकिंग डेफिनेशन देखते हुए चलेंगे। तो इसलिए अभी मैंने उस डेफिनेशन को आपके सामने नहीं रखा है, अभी जस्ट मीनिंग देखा है, फिर हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर नेशनलाइजेशन का टॉपिक आएगा जिसमें हम ये प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है? तो मीनिंग सबको क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर नाउ?